नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी 2024 के लिए एकेडमिक एप्टीट्यूड हम आपको करवा रहे हैं। शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं हमारा टॉपिक चल रहा है। आज एक और एजुकेशन थिंकर के बारे में जानेंगे जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। नए पाठ्यक्रम पर आधारित दोस्तों सीरीज है। आज है भाग नंबर 17। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाओं में स्वामी विवेकानंद के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इनकी जीवनी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में अटर्नी वकील थे और वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, परोपकारी और गरीबों की रक्षा करने वाले थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वर देवी ये भी बुद्धिमती, गुणवती और परोपकारी महिला थी। इन सभी का प्रभाव दोस्तों स्वामी विवेकानंद पर पड़ा और वे बचपन से ही पूजा पाठ अर्चना किया करते थे और ध्यान मग्न हुआ करते थे और आगे जाके दोस्तों स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस के दोस्तों शिष्य थे। श्री रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने सत्य की अनुभूति की थी, इन्होंने अपने शिष्य यानी कि स्वामी विवेकानंद को भी इसकी अनुभूति करवाई थी। अब बात करेंगे इनके दार्शनिक चिंतन की यानी कि इनके फिलोसफिकल थॉट की। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों वेदों उपनिषदों का अध्ययन किया था, लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों वेदांत दर्शन को मानते थे। वेदांत दर्शन के भी दोस्तों आपके 3 रूप होते हैं, जैसे कि द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, अद्वैत है। तो दोस्तों ये अद्वैत के समर्थक थे और ये मानते थे कि इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अद्वैत के जो समर्थक होते हैं दोस्तों वो एक ही कुछ चीज को सत्य मानते हैं, वो है ब्रह्म। वो मानते हैं कि यहाँ पर एक ही मूल तत्व है, वो है ब्रह्म। सभी ब्रह्म से ही बने हैं और ब्रह्म ही उसको बना रहा है। ठीक, तो अद्वैत के दोस्तों समर्थक थे। तो अद्वैत तो वेदांत को दोस्तों इन्होंने सार्वभौमिक विज्ञान धर्म कहा है और इनके दार्शनिक चिंतन को नव्य वेदांत कहा गया है दोस्तों। तो ये जो इनका दार्शनिक चिंतन था इसको नव्य वेदांत कहा गया है। तो ये आप एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों इनके शिक्षा के संप्रत्यय की। देखिए शिक्षा का संप्रत्यय इनका क्या है, जैसा इनका दोस्तों दर्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इनका शिक्षा का संप्रत्यय होगा, यानी कि इनका एजुकेशन थॉट भी होगा। ठीक, अभी मानते थे दोस्तों कि जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि मनुष्य को लौकिक और परलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करे। लौकिक का अर्थ क्या है दोस्तों कि भौतिक सुख भी दे और इसके अलावा आध्यात्मिक विकास भी उसका करे, यानी कि बाद में आत्मानुभूति ही आपका फाइनल उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट इनके जो विचार है रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे हैं। तो यहां पर इसको समझेंगे कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक और परलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करना है। लौकिक दृष्टि से इनके द्वारा दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास और मनुष्य स्वावलंबी बने। So we want that education by which character is formed, strength of the mind is increased, the intellect is expanded and by which one can stand one's own feet। तो बेसिकली ये ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे कि आपका भौतिक विकास हो, यानी कि आप लौकिक जीवन के लिए तैयार हो सके। इसके अलावा देखिए ये परलौकिक की दृष्टि से ये मानते थे शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो ये शिक्षा को मनुष्य के निर्माण की शिक्षा दोस्तों इसको बोला करते थे, यानी कि मैन मेकिंग एजुकेशन, जो कि मनुष्य का निर्माण करती है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा का कॉन्सेप्ट इनके मन में यही था। इसके बाद अब बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य की, क्योंकि जैसे दोस्तों इन्होंने बोला है कि मनुष्य के निर्माण की शिक्षा, तो मनुष्य का निर्माण कैसे होगा, जब उसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से विकास होगा। उसको लौकिक जीवन और परलौकिक जीवन दोनों के लिए तैयार करना है। तो कैसे कैसे उसका विकास होगा, देखिए सबसे पहले उन्होंने माना कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए। देखिए शारीरिक विकास ये मानते थे कि अगर आध्यात्मिक विकास चाहिए तो सबसे पहले शारीरिक विकास होना जरूरी है। मनुष्य को स्वस्थ होना इंपॉर्टेंट है। ठीक, और क्योंकि जैसे आपको आगे जाके आध्यात्मिक विकास करना है, आध्यात्मिक विकास के लिए जब अंत में आत्मानुभूति की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने माना कि जो योग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वो ज्ञान योग करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, योग को दोस्तों इन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया है। तो लेकिन इन सब के लिए मनुष्य को स्वस्थ होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शारीरिक विकास किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
मानसिक और बौद्धिक विकास। इन्होंने उस समय के दोस्तों तत्कालीन भारत को देखा था और इन्होंने माना था कि भैया जो भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है कि वो हमारा मानसिक विकास नहीं है, उतना बौद्धिक विकास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बौद्धिक विकास और मानसिक विकास किया जाना इंपॉर्टेंट है और यहाँ के जो बालक हैं उनको जो आधुनिक संसार में ज्ञान विज्ञान है इससे परिचित कराया जाना इंपॉर्टेंट है। तो इनका मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नेसेसरी इन्होंने बताया। इसके बाद समाज सेवा की भावना का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सोशल सर्विस। स्वामी जी ने सिंपली ये बोला कि भैया पढ़ने लिखने का अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़े लिखें और अपना भला करें, आपको समाज की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसके बाद अगर आप समाज की सेवा करेंगे तभी जाके यहाँ आपके देश का उत्थान होगा। ठीक, तो समाज सेवा की भावना का क्या करना है, विकास करना है। क्योंकि उस समय पर दोस्तों क्या था कि भारत परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था। तो उस समय पे गरीबी दरिद्रता चारों तरफ थी। तो उन्होंने यही बोला कि भाई आपको पढ़ना लिखना है और उसके बाद आपको समाज सेवा करनी है। इसके बाद नैतिक और चारित्रिक विकास। तो स्वस्थ यानी कि एक शारीरिक विकास तो होना ही चाहिए और इसके संग मनुष्य को चरित्रवान भी होना चाहिए। उसके अंदर कुछ ना कुछ नैतिकता होनी चाहिए, सामाजिक नैतिकता होनी चाहिए, धार्मिक नैतिकता होनी चाहिए। ठीक, तो चारित्रिक विकास और नैतिक विकास पे भी दोस्तों इन्होंने बल दिया। इसके बाद दोस्तों व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास पर दोस्तों इन्होंने बहुत अधिक बल दिया क्योंकि उस समय पर भारत की दरिद्रता दोस्तों इन्होंने देखी थी और इसके अलावा जो पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्री थी वहां भी दोस्तों ये गए थे। तो इन्होंने देखा था कि दोस्तों उस समय पर वहां किस तरह का वैभवशाली जीवन है। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर हमें पश्चिम देशों की तरह वैभवशाली जीवन चाहिए तो व्यावसायिक विकास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्होंने ये भी एक तरह से माना है कि केवल और केवल आध्यात्मिक जीवन से घर नहीं चलता, केवल आध्यात्मिक सिद्धांतों से जीवन नहीं चल सकता। तो इसलिए व्यावसायिक विकास भी इंपॉर्टेंट है। तो उद्योग कार्य या फिर आपके अन्य व्यवसाय में प्रशिक्षित किए जाने पर इन्होंने बल दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इनके शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व का विकास। राष्ट्रीय एकता का भी दोस्तों इन्होंने विकास की बात करी, विश्व बंधुत्व का भी विकास करी। क्योंकि दोस्तों जिस समय पर स्वामी जी का समय था दोस्तों, उस समय पर हम अंग्रेजों के गुलाम थे और इन्होंने माना कि जब हम परतंत्र हैं तो उससे हमारे अंदर हीनता आई है और हीनता ही हमारे सारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। तो जब ये अमेरिका से दोस्तों वापस आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि युवाओं से पहले ये बोला कि सबसे पहले तुम्हारा कार्य ये होना चाहिए कि हमारे देश को स्वतंत्र करो और शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए हमारे देश की कि भैया जो हमारे देश के नागरिक हैं या देश के युवा हैं उनके बीच में राष्ट्रीय चेतना जागृत करे और उनको लगे कि हमारा जो देश है उसको स्वतंत्र होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने केवल और केवल राष्ट्रीय चेतना की ही बात नहीं करी, इन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व भी होना चाहिए, उसका भी इन्होंने डेवलपमेंट करने की बात करी। तो ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि यहाँ के युवा में राष्ट्रीय चेतना का विकास तो हो साथ साथ में विश्व बंधुत्व का भी विकास हो। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास की तो इन्होंने हमेशा से बात करी है। इन्होंने धर्म की जो जो इंपॉर्टेंट अच्छी चीजें हैं उनको अपनाने की बात करी है और आध्यात्मिक विकास की इन्होंने बात करी। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य इनके अकॉर्डिंग क्या क्या रहे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे शिक्षा की पाठ्यचर्या की। शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी कि एजुकेशन करिकुलम। अब देखिए जो भी इनके द्वारा निश्चित उद्देश्य थे उनके प्राप्ति हेतु उन्होंने विस्तृत पाठ्यचर्या का इन्होंने विधान प्रस्तुत किया। जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई मनुष्य के लिए शारीरिक विकास चाहिए, तो शारीरिक विकास कैसे होगा, खेल कूद कराओ, व्यायाम कराओ, यौगिक क्रिया कराओ। इसके बाद मानसिक और बौद्धिक विकास हेतु इन्होंने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र इन सभी पर दोस्तों बात करी। अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान विषयों को स्थान देने पर बल दिया। इसके अलावा कला के दोस्तों ये काफी समर्थक थे, तो इन्होंने चित्रकला, वस्तुकला, संगीत, नृत्य, अभिनय सभी को पाठ्यक्रम में दोस्तों इन्होंने स्थान दिया। इसके अलावा भाषा की अगर हम बात करें तो इन्होंने मातृभाषा, अपने धर्म दर्शन को समझने के लिए संस्कृत भाषा, अपने देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषा और विदेशी ज्ञान विज्ञान और तकनीकी को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को इन्होंने आवश्यक माना। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भाषा के क्षेत्र में भी इन्होंने माना कि जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है वो भी आवश्यक है अगर हम विदेशों की ज्ञान विज्ञान को जानना चाहते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं। तो
तो सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा, अपने धर्म को समझने के लिए संस्कृत भाषा, देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषाओं की आवश्यकता होगी, और फॉरेन को के बारे में जानना चाहते हो, उनके ज्ञान विज्ञान, उनकी साइंस को जानना चाहते हो, उनकी टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हो, तो अंग्रेजी भाषा आवश्यक रहेगी। ओके, इसके अलावा इतिहास में ये चाहते थे कि भारत यूरोप दोनों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र को भी पाठ्यचर्या में स्थान देने पर बल दिया, क्योंकि राजनीति शास्त्र अगर इसको पढ़ाएंगे बच्चों को तो उससे बच्चों में या छात्रों में राजनीतिक चेतना का विकास होगा, और राजनीतिक चेतना का विकास होगा तो आगे जाके, जैसे इन्होंने बोला कि भैया हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि हमारे भारत को स्वतंत्र करवाना है। अर्थशास्त्र को भी पाठ्यचर्या में स्थान देने की बात करी। अर्थशास्त्र को जब ये पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके बाद इन्होंने नैतिक चारित्रिक विकास की बात करी, तो उन्होंने कहा कि भाई धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा को दिया जाना चाहिए, इसको अनिवार्य करने पर दोस्तों इन्होंने बल दिया। इसके अलावा व्यावसायिक विकास की इन्होंने बात करी है शिक्षा के उद्देश्य में, तो उन्होंने बोला कि व्यावसायिक विकास कैसे होगा, आप मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, तकनीकी और उद्योग कौशल पर की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। तो जितने इनके दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य थे उनके अकॉर्डिंग ही दोस्तों शिक्षा की पाठ्यचर्या पर इन्होंने बल दिया। इसके बाद आध्यात्मिक विकास के लिए इन्होंने बोला कि साहित्य, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, इसके अलावा भजन, कीर्तन, सत्संग और ध्यान की क्रियाओं पर दोस्तों इन्होंने स्थान देने पर बल दिया। इसके अलावा इन्होंने देश की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने पर भी इन्होंने बल दिया, और इन्होंने कहा कि हमारे देश में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रशासकों आदि की शिक्षा व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इन्होंने ऐसे कोई शिक्षा योजना तो प्रस्तुत नहीं की, लेकिन इन्होंने इन सभी चीजों पर एम्फेसाइज किया था। तो ये है इनके अकॉर्डिंग शिक्षा की पाठ्यचर्या। अब बात करेंगे दोस्तों टीचिंग मेथड्स की, शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां, शिक्षण जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारा करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग शिक्षण विद्या भी होंगी। देखिए सबसे पहले इन्होंने भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमने क्या बोला कि इनका जो उद्देश्य था वो था कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को प्राप्त करना, तो उन्होंने भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जैसे प्रत्यक्ष, अनुकरण, व्याख्यान, निर्देशन, विचार विमर्श, प्रयोग विधियों का दोस्तों समर्थन किया है। तो ये आपकी कुछ मेथड्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं, इनकी मदद से हमें भौतिक ज्ञान प्राप्त होगा। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इन्होंने कहा कि भैया सेल्फ स्टडी करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, ध्यान और योग विधियां हैं, इनका दोस्तों इन्होंने समर्थन किया है। अब इनकी कुछ विधियां हैं, इनको हमने दोस्तों यहां पर ध्यान से लिखा है। देखिए जैसे सबसे पहले उन्होंने माना कि जो अनुकरण विधि है यानी कि सिमुलेशन मेथड, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने माना है कि मनुष्य स्टार्टिंग में जो भाषा सीखता है या व्यवहार विधि है वो अनुकरण से सीखता है। तो उन अशुद्ध भाषा कैसे सीखेगा, जब वो अपने माता पिता का अनुकरण करेगा। तो उन्हें बोला कि भाई जो माता पिता है अपने बच्चों के सामने शुद्ध भाषा का प्रयोग करे, अच्छा व्यवहार करे, शुद्ध आचरण प्रस्तुत करे, आदर्श आचरण प्रस्तुत करे, जिससे कि बच्चे उसका अनुकरण करें और उसी के अकॉर्डिंग सीखें। ठीक, इसके बाद इन्होंने व्याख्यान विधि को भी सपोर्ट किया है, क्योंकि इन्होंने माना कि अगर आप फैक्ट्स की जो जानकारी देना चाह रहे हैं तो उसको आप मौखिक रूप से देने के लिए सबसे जो बेस्ट विधि होती है व्याख्यान विधि होती है, क्योंकि इस विधि में ये रहता है कि बहुत कम समय में सरलता से अगर आपके जो पूर्वजों के द्वारा जो खोजे गए फैक्ट्स है उनको आप आगे पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से। तो व्याख्यान विधि पर भी दोस्तों इन्होंने बल दिया है। ठीक, आप उसको तर्कपूर्ण ढंग से वैज्ञानिक तरीके से व्याख्यान दे सकते हैं। इसके बाद तर्क और विचार विमर्श विधि, तर्क और विचार विमर्श विधि पर भी दोस्तों इन्होंने बल दिया है। मतलब कि जब भी आप फैक्ट को दे रहे हैं बच्चों को तो उसको सीधे सीधे ग्रहण ना करके ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक, क्या, इस तरह के प्रश्न करो और उसका दोस्तों क्या करो, तार्किक उत्तर प्राप्त करो। उनकी शंकाओं को बार बार उठाने और समाधान खोजने की विधि को ही दोस्तों हम तर्क एवं विचार विमर्श विधि बोला जाता है। ठीक, तो तर्क और विचार विमर्श विधि है कि इसमें आप बच्चों को कोई भी अगर आप फैक्ट्स देंगे तो बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसमें आप उसकी शंकाओं का जो शंकाएं हैं उनकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा, तो इसको तर्क और विचार विमर्श विधि बुलाता है। इसके बाद निर्देशन और परामर्श विधि, गाइडिंग्स एंड काउंसलिंग मेथड। मतलब बेसिकली निर्देशन में क्या है कि इंडिविजुअली बच्चों को आप निर्देशन और परामर्श दे सकते हैं, आप उनको गाइडेंस करें और उनको स्वयं सीखने में सहायता करें। बीच बीच में उनकी शंकाओं का भी आप समाधान कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं क्या करना है, कैसे पढ़ना है,
क्या करें क्या ना करें, इन संबंध में इसकी सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह की विधि होती है वो दोस्तों क्या होती है, निर्देशन और परामर्श विधि होती है। इसके अलावा प्रदर्शन और प्रयोग विधि, साइंस पढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये मानते थे कि अगर आपको साइंस पढ़नी है तो प्रदर्शन और प्रयोग विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय विधि का दोस्तों इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, स्वयं अध्ययन करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है सारी चीजें लेक्चर के द्वारा दिया जाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बच्चों को इन्होंने स्वाध्याय विधि पर ज्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश करी, क्योंकि आपको अगर अपना आध्यात्मिक विकास करना है तो स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंतन मनन ये इंपॉर्टेंट इन्होंने माना है। ठीक, तो स्वाध्याय विधि। इसके अलावा योग विधि, योगा मेथड को भी दोस्तों इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। अगर आपको भौतिक आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के अगर आपको ज्ञान की खोज करनी है तो उसके लिए इन्होंने योग विधि को सर्वोत्तम विधि दोस्तों माना है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि योग विधि भी इनके द्वारा दी गई। इसके बाद अनुशासन की हम बात करें तो अनुशासन का इनके अकॉर्डिंग यह है कि अपने व्यवहार को आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्वामी जी डिसिप्लिन मींस बीइंग गाइडेड बाय द सोल इन वंस बिहेवियर, यानी कि अगर आपका व्यवहार आत्मा के द्वारा निर्दिष्ट हो रहा है, यानी कि गाइड हो रहा है, तो फिर वो अनुशासन है। तो बेसिकली इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन का उपदेश दिया, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कहा कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अब सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा, जब शिक्षक शिक्षार्थी के सामने सेल्फ डिसिप्लिन का उच्च आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे। तो इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन पर ज्यादा बल दिया है। इसके बाद शिक्षक की बात करेंगे तो शिक्षक के लिए दोस्तों ये प्राचीन गुरु ग्रह प्रणाली के ही समर्थक थे, और इनकी दृष्टि से जो शिक्षक है उसको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो बच्चों को लौकिक और परलौकिक यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन के लिए तैयार कर सके। इसके अलावा इन्होंने माना कि जो शिक्षक है वो उसको सभी मेथड मनोवैज्ञानिक मेथड्स का भी दोस्तों प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है और जो डिफरेंट है तो उसके अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो ये शिक्षक के प्राचीन और अर्वाचीन तो दोनों स्वरूपों के दोस्तों समर्थक थे, एंसेंट एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ टीचर। ठीक, इसके बाद बात करेंगे शिक्षार्थी की। शिक्षार्थी देखिए ये मानते थे कि अगर भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है तो इसके लिए जो शिक्षार्थी है उसको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, इंद्रिय निग्रह नहीं करते हैं, तो उनमें सीखने के लिए इच्छा कभी उत्पन्न होगी नहीं। ठीक, और वे कभी भी अपने टीचर्स पर श्रद्धा रख के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षार्थी के लिए ये इनके शैक्षिक विचार है। इसके बाद विद्यालय, विद्यालय में दोस्तों ये गुरु ग्रह प्रणाली के समर्थक थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी माना कि इस समय पे आज के जमाने पे कि आप कहीं प्रकृति के में दूर विद्यालय को स्थापित करना उतना पॉसिबल नहीं है। बस ये मानते थे कि जो विद्यालय है उसका पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, जो उसका एनवायरनमेंट है शुड बी प्योर, जहां व्यायाम खेलकूद अध्ययन अध्यापन और इसके साथ साथ समाज सेवा भजन कीर्तन और ध्यान की क्रियाएं भी संपादित की जाए। तो ये मानते थे कि इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसके बाद शिक्षा के अन्य पक्ष, चाहे जन शिक्षा की बात करें, उस समय पर दोस्तों इन्होंने माना कि जो जन शिक्षा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की स्थिति हमारी काफी दयनीय थी और इसके विपरीत जहां पश्चिमी देश थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। उसका कारण क्या था कि जन शिक्षा, वहां हर व्यक्ति शिक्षित था। तो उन्होंने माना कि जो समय के जो प्रौढ़ हैं या बच्चे हैं, स्त्री हैं, उन सभी की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा स्त्री शिक्षा पर भी दोस्तों इन्होंने बल दिया। इन्होंने माना कि स्त्री शिक्षा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो दयनीय स्थिति बनी हुई है क्योंकि हमने नारियों को शिक्षा से विमुख रखा है, तो इन्होंने माना कि जो स्त्री शिक्षा है उनका भी प्रावधान होना चाहिए, दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा सह शिक्षा की दोस्तों इन्होंने विरोध किया। देखिए सह शिक्षा का ये मानते थे कि सह शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो स्त्री पुरुषों की जो पाठ्यचर्या है इस पे दोस्तों इन्होंने माना है कि ये डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, तो को एजुकेशन को दोस्तों इन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना। तो इसलिए सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन का दोस्तों इन्होंने विरोध किया है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो स्त्री और जो पुरुष हैं उनकी शिक्षा होनी चाहिए, बट दोनों का दोस्तों इन्होंने करिकुलम डिफरेंट माना है, ठीक है। इन्होंने माना है कि जो बालिका के जो स्कूल्स हैं, जो आपके वहां पर जो टीचर्स हैं वो भी आपकी वही होनी चाहिए, फीमेल ही होनी चाहिए, ठीक। तो सह शिक्षा का दोस्तों इन्होंने अपोज किया, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद बात करेंगे व्यवसायिक शिक्षा की।
तो व्यावसायिक शिक्षा, इन्होंने देखा था कि भाई हमारा जो देश है उसकी काफी दयनीय हालत है, और पश्चिम देशों में देखा था कि इन्होंने कैसा वैभवशाली जीवन दे रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया जो हमारी निर्धनता है, ये इसका कारण यही है कि हमें एक तो सामान्य शिक्षा नहीं मिल रही है, दूसरा हमें विशिष्ट और व्यावसायिक शिक्षा भी नहीं मिल रही है। तो इन्होंने बोला कि व्यावसायिक शिक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप कुटीर उद्योग शिल्पों की भी शिक्षा दीजिए, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा भी दीजिए, टेक्नोलॉजी भी दीजिए, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हमारे देश में तैयार कीजिए। ठीक, तो इन सभी के लिए इन्होंने शिक्षा का प्रावधान करने की बात की। धर्म शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कहा है कि धर्म शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और ये मानते थे कि आध्यात्म की प्राप्ति करनी है तो धर्म शिक्षा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने राष्ट्र शिक्षा की बात की। राष्ट्र शिक्षा का मैंने पहले ही बोला कि राष्ट्र शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करे। हालांकि इसने राष्ट्र शिक्षा के संदर्भ में कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन ये मानते थे कि शिक्षा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी के उत्थान के लिए मूलभूत आवश्यकता है और किसी भी राष्ट्र को अपने देश के नागरिकों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसको भी दोस्तों इन्होंने, राष्ट्रीय शिक्षा की भी दोस्तों इन्होंने बात करी है। तो ये है दोस्तों शिक्षा के अन्य पक्ष। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे फटाफट से इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। देखिए, सबसे पहले विवेकानंद के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो मूल तत्व इनके अनुसार दोस्तों एक ही है। मैंने पहले ही बोला कि दोस्तों अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसे मूल तत्व केवल ब्रह्म को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला को देखेंगे, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य दोस्तों आपका क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक विकास। पहले आप भौतिक विकास करो और अंतिम उद्देश्य स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होना चाहिए। इसके बाद विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ की विधि किसको मानते थे? दोस्तों ये योग विधि को सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे। इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? तो केवल महिला, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ओनली फीमेल शुड बी द टीचर। ठीक है ना, वही टीचर होने चाहिए। ठीक, तो ये थे दोस्तों आपके विवेकानंद की शैक्षिक विचार और उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।